Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Body Examination. So आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की। मिंट के आज एक आर्टिकल में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी गई, जिसके अंदर जो हमारी नई गवर्नमेंट आने वाली है, बीट एनीवन, एनडीए, इंडिया, जो भी आता है, उनको चार पॉइंट्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। अब ये पर्सनल व्यूज़ हैं, जिन ऑथर ने ये लिखा है उनके ये अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, बट कहीं ना कहीं हम इससे मोर और लेस सहमत हैं। कुछ चीज़ों में नहीं भी हो सकते हैं, बट द एरियाज दे हैव हाईलाइटेड, इफ़ द गवर्नमेंट वर्क्स इन नेक्स्ट 100 days in that particular direction, any government which forms, and that can set a momentum for the long term. जैसे हम कहते हैं, well begin is half done in our preparation in our day-to-day life. If you're starting pretty well, means you have prepared your plan, you have started executing it pretty well, let's for the first week, then your momentum is set. Once your momentum is set, unless and until there is some disruption, it will keep on going on in pilot mode. So it's also said कि आप पहले 21 दिन अच्छे से पढ़ लो, तो आपके फिर आने वाले 3-4 महीने भी उसी मोमेंटम में निकल जाते हैं। बट अगर आपकी स्टार्टिंग ही सही नहीं होती, मीन्स यू हैव थॉट टू प्रिपेयर फ्रॉम अ टॉपिक फ्रॉम day 0, but you could not study it because of some reason, then there's a big chance that you will going to miss the deadline and you will not able to achieve your targets. So well begin is half done. ये कोट है, ये प्रिपरेशन को लेके, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके भी लागू होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नई सरकार को क्या करना चाहिए, जो भी बनती है आज पोस्ट इलेक्शंस डेट वी कैन सी, उनको चार क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट, सी द व्हेन यू आर रीडिंग सच आर्टिकल्स ना, यू नीड टू पिक पॉइंटर्स फॉर योर एग्जाम। अगर हम आरबीआई की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने चार जो पॉइंट्स बताए हैं ना, आप इन चार पॉइंट्स को आगे किसी ऐसे के अंदर, किसी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पार्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू रीड फ्रॉम योर ओन व्यू पॉइंट कि मैं इस आर्टिकल से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, व्हाट पॉसिबल things that I can extract from this article that is useful for my exam. Because once you will start doing this thing ना, इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि अगर आप रीड कर रहे हो कोई लाइन, लगे ये मेरे एग्जाम के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है, तो आई कैन स्किप इट फॉर नाउ। ठीक है, और अगर लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से समझोगे, नोट डाउन करोगे, उसको रिवाइज भी करोगे, एंड फाइनली एग्जाम में जाके उसका आउटपुट दोगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तभी आप रैंकर्स में आप आते हो, टॉप 100 में, टॉप 50 और टॉप 10 फॉर दैट मैटर। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल है, इसमें 4 पॉइंट्स बताए हैं। कुछ पॉइंट्स में आप बिल्कुल एनालिटिकल पर्पस के तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो, कुछ डेटा भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या 4 पॉइंट्स हैं ये? सबसे पहले तो वाई फर्स्ट 100 days, एज ए टोल्ड यू कि वेल बिगिन इज हाफ डन, जैसे कहते हैं, कोट है बहुत फेमस, इसको आप काफ़ी एसेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर गवर्नमेंट अभी आने वाले 100 days में अच्छी पॉलिसीज़ लेके आती हैं, अच्छा काम करती हैं, वेल्थ इनइक्वालिटी को एड्रेस करती है, पुअर पीपल की कंसर्न्स को एड्रेस करती है, फार्मर्स के इश्यूज़ को एड्रेस करती है, देन ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू सेट द मोमेंटम फॉर कमिंग पीरियड और टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी और पार्टी अलायंस फॉर दैट मैटर। ठीक है, and once you set the credibility, in first 100 days, the investors from abroad get attracted and they start investing in India. अभी आपको पता है कि इंडिया से जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट में हैं, दे आर एग्जिटिंग। क्यों? उनको लग रहा है कि यार देखो, जो पोल रिजल्ट्स है कि थर्ड टर्म शायद से एनडीए का आए या ना आए, तो वो डर रहे हैं, दे हैव एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट। काफ़ी एफआईआई ने एग्जिट किया, बट इसका इतना हमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने ट्रस्ट दिखाया है मार्केट्स के अंदर। तो स्टॉक मार्केट भी जब एग्जिट पोल वाला दिन था, यानी कल का दिन, तो काफ़ी हाई पे चले गए थे और मैं 5-6% के रिटर्न इजीली वहाँ पे आ गया था। दैट इज़ अ वोलेटिलिटी, आई एम नॉट गोइंग इन दैट थिंग, बट आई एम टेलिंग यू कि हाउ दिस इलेक्शन रिजल्ट्स, द मोमेंटम, द डिसीजन इन द फर्स्ट 100 days मैटर अ लॉट। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले चार क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी अभी सही चल रही है, इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्रोल है, दो अभी भी वो 4 से 6% के बीच में, 4 के अराउंड नहीं है, 4.8 की समथिंग थी अभी,
एंड कमिंग में मंथ्स में भी देयर इज चांस कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंसर्न तो है ही हैं, वॉर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई चेन है वहाँ पे इशू रहता है। उसके अलावा नई गवर्नमेंट आएगी, वो स्पेंड ज़्यादा करेगी, व्हेन दे आर स्पेंडिंग अलॉट, ज़्यादा मार्केट में पैसा जाएगा, जब ज़्यादा मार्केट में पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए फिर आरबीआई को अलग से स्टेप लेना पड़ेगा। आरबीआई को मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आरबीआई क्या करना पड़ेगा। दे हैव टू मेंटेन द न्यूट्रल स्टैंस और द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंस विच आरबीआई हैज़ बीन मेंटेनिंग सिंस लास्ट 1 year, ठीक है, एंड दे आर नॉट कटिंग द इंटरेस्ट रेट नाउ, एंड दे आर ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग द रेट्स। डेट हैव एक्सप्लेन द प्रीवियस वीडियो, एक बार वो देखोगे तो आपको और क्लियर होगी पिक्चर इन्फ्लेशन को लेके एंड व्हाट आरबीआई कैन डू इन द कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आपको पता है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने वाली है 5 से 7 जून तक है शायद से। आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स दे आर गोइंग टू सिट एंड they will now, once the election results out, they will be knowing a lot of things about the future, and they will possibly going to, I'm also almost sure कि they are going to remain vigilant, and they still going to remain at the same levels as they were before at repo rate, ठीक है। So now we are going to start off with the 4 important points। तो पहला point है employment and job creation। Now there is a fact that you can quote directly in exam कि 80% of unemployed are below the age of 29। It's a big thing। हम कहते हैं कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड लेके आना है, तो कैसे लाएंगे जब हमारा जो यूथ है वो ही हमारा अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। सो दिट इज़ अ बिग कंसर्न। अब इसको सही करने के लिए इट इज़ सजेस्टेड कि अप्रेंटिसशिप जो होता है, स्किल देने वाला काम किया जाए। अब इंडिया में क्या सिनेरियो है कि जो स्किल देते हैं ना वो ऑन जॉब ही देते हैं। हम यूँ नहीं कहते कि पहले हम किसी को 6 महीने लेके आएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, बस खाली ट्रेनिंग कंपनी नहीं करती है, उसको उनसे काम भी लेती है और साइमल्टेनियसली उनको ट्रेन भी करती है, तो दोनों काम साथ में चलते हैं। और अगर कंपनी खाली अप्रेंटिसशिप जो होता है हमारा स्किल दे, उसका नुकसान कंपनी को ही रहता है कि लॉस के अकॉर्डिंग अगर वही चीज़ करते तो उनको परमानेंट रखना पड़ता है। तो कंपनी क्या हेजिटेंट होती है अप्रेंटिसशिप देने के लिए, दे सकते हैं बट देते नहीं है। व्हाट दे विल डू दे विल हायर समबडी फॉर जॉब एंड साइमल्टेनियसली ट्रेन देम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट इससे नुकसान क्या हो रहा है कि इनपुट कम आ पा रहा है, स्किल्स उतनी ज़्यादा फैल नहीं रही है लोगों पे, क्योंकि कंपनी स्किल प्रोवाइड करने में हेजिटेंट है बिकॉज ऑफ द करंट लॉ स्ट्रक्चर। तो इसमें चेंज लेके आने की ज़रूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद से अगर ट्राई करे तो ये स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो हमारे अनस्किल्ड हैं वो एटलीस्ट सेमी स्किल्ड तो हो जाएं। और जब वो सेमी स्किल्ड होंगे तो एम्प्लॉयबल रहेंगे, और जब वो एम्प्लॉयबल रहेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एंड व्हेन दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट देन ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमी, वी कैन रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इस पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए इन द फर्स्ट 100 days में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अगला सजेशन जो है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इट इज़ ऑन MSP। नाउ द पर्सन who has written this article, they have saying कि let's legalize the MSP guarantee। Well, it has its own pros and cons, so we should not write this thing in our answer first of all, because इसके क्या है, बहुत सारे repercussions भी हैं, अगर सही से संभालते हैं तो benefits भी हैं, but you should not write this thing in your answer। That is what I feel कि government should give the farm sector the minimum support, because economically ना ये इतना सेंस नहीं बनाता है। अगर बनाता होता तो गवर्नमेंट शायद कर भी चुकी होती है अभी तक, बट यू कैन से दिस थिंग कि फार्मर्स क्रॉप शुड नॉट बी सोल्ड बिलो MSPs। उसका मैकेनिज्म आप डिफरेंट रख लो। आप लीगल गारंटी दोगे तो लीगल गारंटी के ना टसल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो ना हो, वो अवॉइड हो। तो इसके लिए आप ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बता दो कि जो प्राइस गैप होगा वो गवर्नमेंट दे दे, या फिर गवर्नमेंट उनकी कॉस्ट कम कर दे, ठीक है, और या फिर गवर्नमेंट क्या करे, उनको मार्केटिंग में हेल्प करवाए, ऐसी जो बाकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें, ठीक है। अब आपने लिख तो दिया MSP गारंटी, तो किन क्रॉप्स पे गारंटी देनी है, ये भी बड़ा कंसर्न है। अगर आपने एक पे दिया तो दूसरी पे डिमांड होगी, दूसरे पे तो तीसरे पे डिमांड होगी, किसी को मना नहीं कर सकते हो आप। इंडिया में ऐसे कि डेमोक्रेटिक नेशन, तो एक क्या ये ना एक वो हो जाता है, एक ट्रैप भी बन सकता है। तो ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसा हो, बट हाँ फार्म सेक्टर को कंसर्न है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है उनको, ठीक है। क्यों पड़ रही है? बिकॉज वाटर इतना नहीं है,
यील्ड भी कम हो रही है, ऊपर से कॉस्ट ज़्यादा कर रही है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस हो गए, फ्यूल प्राइसेस उनके लिए ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो हम पीएम किसान दे रहे हैं ना, उसका अमाउंट बढ़ा दो। इससे बेटर आप एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पीएम किसान सब्सिडी। क्यों? क्योंकि एक तो WTO कंप्लाइंट है वो, तो कोई यहाँ पे लीगल टसल के चांसेस नहीं है WTO से, दे विल बी ओके विद इट। फार्मर्स भी खुश रहेंगे और कहीं ना कहीं उनका कॉस्ट में कुछ बर्डन कम होगा, तो ड्रास्टिकली कम नहीं होगा, दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गिव देम द वाउचर्स सो दैट दे कैन बाय फर्टिलाइजर्स एट अ लो कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा गिव देम द मार्केटिंग असिस्टेंस, प्रोवाइड देम विद द स्टोरेज फैसिलिटीज, इंक्रीज वेयर हाउसेज इन द कंट्री। तो इसके रिगार्डिंग कुछ हम कर लें, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बेसिकली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गेट द फार्मर ट्रस्ट, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ बोली गई, इससे तो मैं सहमत होता हूँ कि जो फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रीक्वेंट बैन्स लगाती है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हाँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, आई एग्री, बट इससे नुकसान क्या हो रहा है? हमारे एक्सपोर्ट्स का नुकसान हो रहा है, फार्मर्स की इनकम का नुकसान हो रहा है, ठीक है। किसी कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको लगाना पड़ता है दिस थिंग, द एक्सपोर्ट हिंड्रेंस लगानी पड़ती है। अगर देखो, यू कैन से कि अगर देखो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, समझ में आ रही है एक्सपोर्ट्स कम करो, इम्पोर्ट तो ठीक है आएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट कम करो ताकि डोमेस्टिक में वो ज़्यादा आ जाए, अवेलेबिलिटी आ जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो आप एक बेंचमार्क बना के रखो कि अगर इतने % से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तभी हम करेंगे, जब वो अनकंट्रोलेबल है। जब इन्फ्लेशन दूसरे मीडियम से कंट्रोल हो सकती है तो यू शुड नॉट गो फॉर दिस मीडियम टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। Now the third and very important point is to increase the credit flow to teen and farmers and small entrepreneurs. तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पे काफ़ी कुछ कर चुकी है, स्पेशली टू स्मॉल entrepreneurs, लाइक स्वनिधि ले लो आप, उसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लोन दे रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा जो हमारा माइक्रो फाइनेंस लोन होता है, जो कोलेटरल फ्री लोन होता है, वो दिया जा रहा है। इसके अलावा मुद्रा योजना, आपको पता है, शिशु किशोर तरुण कैटेगरीज हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को पैसा देने में काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, बट टीन एंड फार्मर्स जो हैं, आज भी फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, इनको आज भी लोन लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि टीनेंट है, तो इन पे लैंड रिकॉर्ड ही नहीं है, कोलेटरल देने के लिए कुछ है नहीं, प्लस एग्रीकल्चर साइकिल इज़ डिफरेंट। एग्रीकल्चर साइकिल का जो NP का क्लासिफिकेशन है वो अलग है, तो वो भी एक इशू रहता है बैंक्स को लोन देने में टू टीन एंड फार्मर्स और फार्मर्स इन जनरल। आपको बता दूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब आपका कुछ टाइम के बाद पैसा नहीं आता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। सो बट एग्रीकल्चर में ये अलग होता है, डेफिनेशन एग्रीकल्चर में वो नहीं मानी जाती है। तो ये कुछ एक ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं जिसके कारण भी फार्मर्स पे लोन पहुंचाने में दिक्कत होती है, ठीक है। उसके अलावा एक सजेशन ये दी गई है कि हम जो हैं, अगर टीन एंड फार्मर्स है, उनको हम कोलेटरल पे लोन ना दें, बल्कि उनकी कैश फ्लो पे लोन दें। अगर अच्छा कैश जनरेट कर रहे हैं काम करके, तो उनकी कैश स्टेटमेंट निकलवाओ, इनकम स्टेटमेंट निकलवाओ, उसकी बेसिस पे लोन दे दो उन्हें, दैट इज़ अ फिजिबल क्राइटेरिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना चाहिए। The fourth suggestion is to address the wealth inequality. ये कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिन पे फाइनेंशियल वेल्थ है उस पर 1% टैक्स लगाओ, ठीक है। फाइनेंशियल वेल्थ क्या होगी? जिनके पास म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, क्योंकि सब एक पैन नंबर से लिंक्ड हैं, तो उस पैन नंबर पर चेक करो, अगर 100 करोड़ के ऊपर हैं तो उन पे 1% टैक्स लगाओ। इससे क्या होगा? वेल्थ इनइक्वालिटी कम होगी। अब जो मनी कलेक्ट किया जाएगा, इसको आप ईयर मार्क्ड कर दो फॉर रूरल स्कूल्स एंड प्राइमरी एजुकेशन, विद दिस फंड्स फ्लोरिंग डायरेक्टली टू पंचायत, विलेज काउंसिल और म्यूनसिपैलिटीज बाईपासिंग द स्टेट लेवल मशीनरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई, बाईपास कर दो स्टेट लेवल मशीनरी को। आपको पता है क्या होता है कि जो भी ग्रांट्स आती है मोस्टली वो स्टेट्स के थ्रू होकर पंचायत के पास जाती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जा रही हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो अपने पास रखती है ज़्यादा, पंचायत को उतना नहीं मिल पाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये उनको बाईपास करने के लिए होए, ठीक है, इन अ माइनर पाइनट पे फाइनेंस। अल्टीमेटली फाइनेंस कमीशन नहीं बताते किस वे में पैसा
ऊपर से नीचे तक पहुंचना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन ही बताएगा कि कैसे ये पैसा पंचायत तक पहुंचे, ठीक है। तो ये फोर्थ सजेशन ये है। तो क्या है 4 सजेशन? एक है वेल्थ इनइक्वालिटी को लेके, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वेल्थ इनइक्वालिटी को लेके, एक है क्रेडिट फ्लो को लेके, लोन्स को लेके बेसिकली, एक है हमारी फार्मर्स को लेके, एमएसपी को लेके, प्रोक्योरमेंट को लेके, एक हमारी जॉब क्रिएशन को लेके, ठीक है। तो दीज 4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। कभी भी एग्जाम में आते हैं तो आप ये चारों पॉइंट्स मेंशन कर दीजिएगा। एंड आई बिलीव कि ये 4 पॉइंट्स कमिंग गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज ये इश्यूज ऑलरेडी हैं एंड गवर्नमेंट वेल अवेयर है इन इश्यूज़ के लेते हुए। एंड ये इश्यूज़ को अभी कैटर करना जरूरी है, बिकॉज अगर अभी कैटर करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि अगर अभी हम इम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे तो आने वाले 4-5 सालों में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज मिंट आर्टिकल। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस आर्टिकल। इसके अलावा जो मैंने पहले भी वीडियोज अपलोड करी, यू कैन ट्राई एंड सी दैम एंड कमेंट इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी पार्ट of the video, be it regarding to way of teaching, be it regarding with the way of explanation, or if you have a doubt with regard to the content, you can also ask that in the comment section. All the best guys and keep studying.